नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने के दौरान 7 विदेशी नागरिकों की मौत की चौतरफा निंदा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, ब्रिटेन समेत दूसरे देशों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। बेंजामिन नेतन्याहू ने घटना को बताया दुखद। आईडीएफ ने स्वतंत्र और पेशेवर संस्था से जांच कराने के दिए आदेश। सीरिया में अपने टॉप कमांडरों के मारे जाने पर भड़का ईरान। कहा तय करेंगे कैसे दिया जाए जवाब। वाणिज्य दूतावास पर हुए कथित इजरायली हमले में मारे गए थे रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर समेत कई लोग। इजराइल ने अब तक नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और तातारस्तान की ड्रोन फैक्ट्री को बनाया निशाना। ड्रोन हमले से टेनेको रिफाइनरी में लगी आग। हमले में कई लोग घायल। हैती में फिर भड़की हिंसा। प्रधानमंत्री एरियल हेनरी द्वारा सत्ता परिवर्तन के लिए गठित की जाने वाली परिषद पर सवाल उठाए जाने के बाद शुरू हुआ हिंसा का ताजा दौर। संयुक्त राष्ट्र ने कहा पिछले 3 हफ्तों में 53,000 लोग राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस छोड़ने पर हुए मजबूर। तुर्की के इस्तांबुल में एक नाइट क्लब में लगी आग। कम से कम 29 लोगों की मौत। क्लब में दिन के समय मरम्मत का चल रहा था कार्य। आग के कारणों की जांच जारी। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। इजरायली हमले में गाजा में राहत कार्यों में लगे कुछ विदेशी नागरिकों की मौत पर बवाल मचा हुआ है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जहां इस पर दुख जताया, वहीं इजरायली सेना ने स्वतंत्र जांच की बात कही है। इस सब के बीच जिन देशों के नागरिक इस हमले में मारे गए हैं, उन्होंने इजरायल के समक्ष कड़ा विरोध जताया है। गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने के दौरान इजरायली हमले में हुई विदेशी नागरिकों की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। दुनिया भर के कई नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा की है। गाजा में लोगों को राहत देने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूह ने कहा कि सोमवार देर रात मध्य गाजा में इजरायली हमले में 7 विदेशी कर्मचारी मारे गए, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और ब्रिटेन के नागरिक शामिल थे। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने कर्मचारियों की मौत के बाद गाजा में अपने सहायता अभियान को निलंबित करने की घोषणा की है। WCK ने इजराइल पर जानबूझकर हमला करने का आरोप लगाया है। पासपोर्ट से इन राहत कर्मियों की शिनाख्त संभव हो पाई। सहायता कर्मियों ने साइप्रस से पोत के जरिए कुछ घंटों पहले आई राहत सामग्री को पहुंचाने के बाद जब उत्तरी गाजा को पार किया तो वहां वो हमले की चपेट में आ गए। इस हमले में सहायता कर्मियों और चालक की मौत हो गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और इसे अनपेक्षित बताया। दुर्भाग्य से पिछले दिनों गाजा में हमारी सेना द्वारा अनजाने में निर्दोष लोगों को मारने का एक दुखद मामला सामने आया है। युद्ध के दौरान ऐसा हो जाता है। यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा दोबारा न हो। वहीं इजरायली सेना ने स्वतंत्र, पेशेवर और विशेषज्ञ निकाय द्वारा जांच करने का भरोसा दिया है। घटना की जांच एक स्वतंत्र, पेशेवर और विशेषज्ञ निकाय फैक्ट फाइंडिंग एंड असेसमेंट मैकेनिज्म में की जाएगी। उधर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने फ्रैंककॉम की मौत पर इजरायली राजदूत को तलब किया है। एंथनी एल्बनीज ने कहा, हम इस मामले पर पूरी जवाबदेही चाहते हैं क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। वहीं घटना पर पोलैंड ने वॉर्सो में इजरायली राजदूत को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है। मैंने इजराइल के राजदूत से व्यक्तिगत रूप से बात की, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इस मामले की तत्काल पड़ताल कर पोलैंड को पूरी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सनक ने गाजा में ब्रिटिश नागरिकों सहित सहायता कर्मियों के मारे जाने के बाद
इजराइल से तत्काल जांच करने और स्पष्टीकरण देने का आह्वान किया है। गाजा में सहायता कर्मियों की मौत की खबर सुनकर दुखी और स्तब्ध हूँ। हम सभी विवरणों की पुष्टि करने के लिए तत्काल काम कर रहे हैं। वहीं यूरोपीय संसद और साइप्रस ने गाजा में इजरायली हवाई हमले में 7 सहायता कर्मियों की हत्या का जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि भूमध्य सागरीय द्वीप से सहायता पहुंचाने के प्रयास जारी रहेंगे और बढ़ाए जाएंगे। ईयू ने गाजा की स्थिति को बेहद निराशाजनक बताते हुए कहा कि सहायता कर्मियों की सुरक्षा हर हाल में की जानी चाहिए। दमिश्क में ईरानी दूतावास पर कथित इजरायली हमले को लेकर ईरान और इजराइल के बीच तनाव गहरा गया है। ईरान ने इस हमले का बदला लेने की बात कही है। रूसी विदेश मंत्रालय ने भी हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराते हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस बीच इजराइल ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। ईरान ने सोमवार को दमिश्क में ईरानी दूतावास पर कथित इजरायली हमले का जवाब देने की घोषणा की है। ईरान ने कहा है कि तेहरान तय करेगा कि हमलावरों के खिलाफ किस तरह का जवाब दिया जाए और क्या सजा दी जाए। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में ईरान की एलीट कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी और उनके डेप्यूटी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हादी हाजी रहीमी का नाम शामिल है। हालांकि इजराइल की तरफ से अब तक हमले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सीरिया में ईरान के राजदूत ने कहा कि मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बैठक बुलाने का आह्वान किया गया है। हमने संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद से आज रात बैठक बुलाने के लिए कहा है और हम सभी सदस्य देशों द्वारा इस अपराध के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने का इंतजार कर रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराते हुए एक बयान में कहा, हम सीरिया में ईरानी दूतावास पर इस अस्वीकार्य हमले की कड़ी निंदा करते हैं। फिलहाल हम समय से पहले निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन किसी भी मामले में इस तरह के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून की सभी नींवों का उल्लंघन है और आक्रामकता का कार्य है। वहीं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस हमले की रिपोर्ट के बारे में पता है। ईरान और सीरिया की सरकारों ने इस हमले की निंदा की है। हमला इतना जोरदार था कि ईरानी दूतावास के पास की इमारत भी क्षतिग्रस्त हो गई। इजराइल ने विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। हालांकि इजराइल ने बीते कुछ सालों में सीरिया में कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। पिछले साल अक्टूबर में गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह ने लेबनान और सीरिया से लगी उत्तरी इजरायली सीमा पर हमले किए, जिसके जवाब में इजराइल ने हमले बढ़ा दिए हैं। लेकिन सोमवार को जो हमला हुआ है उसके बाद इन दोनों देशों के बीच गंभीर तनाव है और इससे ये संघर्ष आगे बढ़ सकता है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। तुर्की में इस्तांबुल के एक नाइट क्लब में आग लगने से 29 लोगों की मौत हो गई, जबकि घटना में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की हालत अस्पताल में नाजुक बनी हुई है। घटना की पुष्टि इस्तांबुल के गवर्नर कार्यालय ने की है। नाइट क्लब में आग लगने की घटना की जांच का आदेश तुर्की के न्याय मंत्री यिल्माज टुनक ने दे दिया है। मामले में 3 अभियोजक जांच कर रहे हैं। वहीं इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेने का आदेश भी दिया गया है। रूस और यूक्रेन में युद्ध पहले की तरह जारी है। एक तरफ जहां रूसी हमलों में तेजी आई है, वहीं यूक्रेन भी रूस के अंदर बार बार ड्रोन हमला कर रहा है। इस बीच जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा है कि चेक नेतृत्व की पहल के तहत यूक्रेन को 576 मिलियन यूरो की लागत से 1,80,000 तोप के गोले प्रदान किए जाएंगे। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने यूक्रेन को हाउवित्जर तोपें मुहैया कराने वाली एक हथियार फैक्ट्री का दौरा किया। हाल के दिनों में यूक्रेन पर रूसी हमलों में तेजी जरूर आई है, लेकिन साथ ही ये भी देखने को मिला है कि यूक्रेन रूस के अंदर बार बार ड्रोन हमला करने में सफल हो जा रहा है। मंगलवार को भी यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी सरजमीन पर भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने मॉस्को के दक्षिण पूर्व में एक औद्योगिक क्षेत्र तातारस्तान पर निशाना साधा। सुबह तड़के किए गए हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक
टॉटनेफ्ट की टेनिको रिफाइनरी के पास एक यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई जो करीब 20 मिनट तक धधकती रही। हालांकि रूस की ओर से दावा किया जा रहा है कि इससे संयंत्र को बड़े पैमाने पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि उनकी सेना यूक्रेनी सेना को पश्चिम की ओर धकेल रही है। शोइगु ने कहा कि 2023 में जवाबी कार्रवाई में विफल रहने के बाद यूक्रेनी सेना विभिन्न मोर्चों पर पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। अग्रिम मोर्चे पर नतीजा हासिल न कर पाने के बावजूद कीव अभी भी अपने पश्चिमी सहयोगियों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि वह रूसी सेना का मुकाबला करने में सक्षम है। रूस यूक्रेनी सेना को पश्चिम की ओर धकेलना जारी रखे हुए हैं। इस बीच जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा है कि चेक के नेतृत्व की पहल के तहत यूक्रेन को 576 मिलियन यूरो की लागत से 1,80,000 तोपखाने गोले प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस पहल में जर्मनी की हिस्सेदारी 40% होगी। पिछले महीने जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने चेक गोला बारूद पहल के समर्थन को छोड़कर यूक्रेन के लिए 478 मिलियन यूरो सहायता पैकेज की घोषणा की थी। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के मुद्दे पर फ्रांस के अपने समकक्ष से मुलाकात की। ब्लिंकन ने यूक्रेन को हावित्जर तोपें मुहैया कराने वाली एक हथियार फैक्ट्री का दौरा भी किया। यूक्रेन के पास वर्तमान में 49 फ्रांसीसी निर्मित सीजर स्वचालित हावित्जर तोपों का बेड़ा है, जिसमें से 30 फ्रांस और 19 डेनमार्क द्वारा उपहार में दिए गए हैं। यूक्रेन को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जहां फ्रांस कई अन्य क्षेत्रों में हमारे रक्षा औद्योगिक आधार को फिर से बनाने और मजबूत करने में वास्तविक नेता है। इस बीच दक्षिण कोरिया ने उन 2 रूसी जहाज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे उत्तर कोरिया और रूस के बीच युद्ध सामग्री पहुंचाई गई थी। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन, उत्तर कोरिया पर रूस को यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल जैसे हथियार मुहैया कराने का आरोप लगाते रहे हैं। सरकार ने उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य सहयोग पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। सरकार ने लगातार उत्तर कोरिया और रूस से सैन्य सहयोग तुरंत बंद करने का आग्रह किया है। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने निप्रोस्ट्रोस और किरोवोग्राद में रात भर किए गए हमले में ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया है। साथ ही दूसरे क्षेत्रों में रूस के 10 ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस ये पता लगा कर रहेगा कि मॉस्को कंसर्ट हॉल हमले के पीछे किसका हाथ है। इस हमले में 144 लोगों की मौत हो गई थी। आतंकी संगठन IS ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। वहीं अमेरिका ने हमले में IS खौरसन के हाथ होने के पर्याप्त सबूत होने का दावा किया था, लेकिन रूस का कहना है कि उसके पास सबूत है कि हमलावरों का संबंध यूक्रेन से था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने लेखक J.K. रोलिंग के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने घृणा अपराध के खिलाफ बनाए गए स्कॉटलैंड के नए कानून पर सवाल उठाया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने स्कॉटलैंड के नए कानून को लेकर कहा कि उनकी पार्टी अभिव्यक्ति की आज़ादी की हमेशा रक्षा करेगी। बता दें कि घृणा अपराध के खिलाफ बनाए गए स्कॉटलैंड के नए कानून को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हेट क्राइम एंड पब्लिक ऑर्डर स्कॉटलैंड एक्ट को स्कॉटलैंड की संसद से साल 2021 में पारित कर दिया गया था, लेकिन इसे अब लागू किया गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। हैती में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में पुलिस और सशस्त्र समूहों के बीच झड़प देखने को मिली। कई हफ्तों की अराजकता के बाद फिर से हुई हिंसा ने स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर दी है। ताज़ा हिंसा में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। हैती में इस वर्ष के पहले 3 महीनों में ही हिंसा में 1500 से अधिक लोग मारे गए। कैरिबियाई देश हैती में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। राजनीतिक हल तलाशने की कोशिश आगे खींचती देख सुरक्षा बलों के साथ बंदूकधारियों ने लड़ाई तेज कर दी है। सोमवार की रात राजधानी पोर्ट ऑल प्रिंस में पुलिस और सशस्त्र समूहों के बीच झड़प देखने को मिली। ताज़ा हिंसा प्रधानमंत्री एरियल हेनरी द्वारा सरकार चलाने के लिए गठित की जाने वाली परिषद पर सवाल उठाने के बाद भड़की। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि चैप डी मास्क के क्षेत्र में राष्ट्रपति निवास के पास गोलीबारी देखने को मिली।
कई हफ्तों की अराजकता के बाद फिर से हुई हिंसा ने स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर दी है। ताज़ा हिंसा में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग शहर के केंद्र में घंटों तक फंसे रहे। इन झड़पों में कम से कम 4 पुलिस वाले भी घायल हो गए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पुलिस को एक बख्तरबंद वाहन से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे बाद में हथियारबंद गिरोहों ने आग लगा दी। आज सुबह मुझे एक फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। मैं चकित रह गई और जब मैं वहां पहुंची तो मैंने उन्हें फर्श पर पड़ा हुआ देखा। बरसों से गरीबी, प्राकृतिक आपदा और राजनीतिक अस्थिरता गैंगवार से पीड़ित हैती में 2021 में राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद से यहाँ कोई राष्ट्रपति नहीं है और न ही संसद वजूद में है। 2016 में अंतिम बार यहाँ चुनाव हुआ था। इस साल फरवरी के अंत में हिंसा का तांडव शुरू हुआ, जब देश के शक्तिशाली सशस्त्र गिरोहों ने हिंसा की आग को भड़काते हुए पुलिस स्टेशनों, जेलों और हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। इस वर्ष के पहले 3 महीनों में 1500 से अधिक लोग मारे गए और जहां पुलिस की उपस्थिति की कमी थी, वहां सक्रिय निगरानी समूहों ने लगभग 60 लोगों को पीट कर मार डाला। इन सशस्त्र गिरोहों ने राष्ट्रपति मोइज़ी की हत्या के बाद बिना चुनाव जीते प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले हेनरी से तुरंत पद छोड़ने की मांग कर रहे थे। बढ़ते दबाव को देखते हुए हैती से बाहर गए हेनरी ने 11 मार्च को घोषणा की कि संक्रमणकालीन परिषद की स्थापना के बाद वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ये परिषद नए प्रधानमंत्री का नाम तय करने के साथ सत्ता भी संभालेगी। राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों के बीच मतभेद के कारण इसका गठन अब तक संभव नहीं हो पाया है। सोमवार को एक बयान में हेनरी के कार्यालय की ओर से कहा गया कि परिषद का गठन अब तक इसलिए संभव नहीं हो पाया है क्योंकि हैती के संविधान में ऐसे निकाय के गठन की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। बयान में कहा गया कि हेनरी इस तत्काल परिवर्तन प्रक्रिया को देख रेख करने वाली कैरिबियाई क्षेत्रीय संस्था कैरिकॉम से सलाह ले रहे हैं। बढ़ती हिंसा के बीच हैती के लोग भोजन, दवा और अन्य बुनियादी चीज़ों की कमी के साथ गंभीर मानवीय संकट में फंसते जा रहे हैं। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए अमेरिका समेत दूसरे देशों के लोगों ने अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मैक्सिको ने सोमवार को अपने 34 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। पेरू में राजनीतिक घमासान जारी है। यहाँ 6 मंत्रियों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। ये सब राष्ट्रपति डायना बोलुआर्टे पर भ्रष्टाचार के आरोप और छापेमारी के बाद उनके समर्थन में हुआ है। दरअसल पेरू में राष्ट्रपति के इस करप्शन स्कैंडल को रोलेक्स केस कहा जा रहा है। कुछ दिन से इस मामले में विपक्षी दल राष्ट्रपति के पद पर बने रहने को लेकर सवालिया निशान लगा रहा था। पेरू की राष्ट्रपति डायना बोलुआर्टे के घर पर छापेमारी के बीच 6 मंत्रियों के इस्तीफे से देश में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस्तीफा देने वालों में आंतरिक मंत्री विक्टर टोरेस भी शामिल हैं। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों के पास महिला, शिक्षा, ग्रामीण विकास, उत्पादन और विदेशी व्यापार जैसे मंत्री पद थे। इस्तीफा देने वाले सभी मंत्री राष्ट्रपति के समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के पक्ष में जमकर आवाज भी उठाई। यहां तक कि इनमें से एक मंत्री ने राष्ट्रपति के घर पर छापेमारी को अनावश्यक और गैर जरूरी बताया था। हालांकि गृह मंत्री टोरेस ने बताया कि स्वास्थ्य और पारिवारिक मुद्दे के चलते हुए इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन ये चर्चा गर्म है कि उन्हें छापेमारी की सजा के तौर पर ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया। अगर बोलुआर्टे राष्ट्रपति पद छोड़ देती हैं तो ऐसा नहीं होगा कि पेरू डूब जाएगा। डॉलर 30 सोल से बढ़कर 40 सोल हो जाएगा। देश अभी स्थिर है, उन्हें शांति से शासन करने दिया जाना चाहिए और उनकी मदद भी की जाए। इस्तीफा देने वाले मंत्री 19 सदस्यीय मंत्रिमंडल का लगभग 1/3 हिस्सा बनते हैं। इनकी जगह नए मंत्रियों ने ले ली है। राष्ट्रपति ने पूर्व संगठित आपराधिक इकाई के नेता वाल्टर आर्टिस को आंतरिक मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। यह इस्तीफा नए प्रधानमंत्री गुस्तावो एड्रियानेस के कांग्रेस में विश्वास मत हासिल करने से 2 दिन पहले हुआ। दिसंबर 2022 में राष्ट्रपति बनने से पहले बोलुआर्टे देश की उपराष्ट्रपति थीं। तत्कालीन राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के इस्तीफे के बाद बोलुआर्टे को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। हालांकि बोलुआर्टे पर पद छोड़ने और फिर से चुनाव कराने के लिए बड़े पैमाने पर उस वक्त विरोध प्रदर्शन हुआ था। उनके खिलाफ मार्च के मध्य में जांच शुरू हुई, जब एक टीवी शो ने राष्ट्रपति द्वारा $14,000 की कीमत वाली रोलेक्स घड़ी पहनने का मुद्दा उठाया।
बाद में 2 और रोलेक्स घड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने एक अखबार की रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति के घर पर छापा मारा, जिसमें कहा गया था कि रहस्यमय मूल्य की लग्जरी घड़ियों को सार्वजनिक रिकॉर्ड में घोषित नहीं किया गया है। पेरू में राष्ट्रपति के इस करप्शन स्कैंडल को रोलेक्स केस कहा जा रहा है। कुछ दिनों से इस मामले में विपक्षी दल राष्ट्रपति के पद पर बने रहने को लेकर सवालिया निशान लगा रहे थे। दबाव बढ़ने के साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। राष्ट्रपति पैलेस और बुलुआर्टे के निजी घर पर छापेमारी की गई। हालांकि राष्ट्रपति इन आरोपों को खारिज करती हैं। मैंने हमेशा से कहा है कि मैं एक ईमानदार महिला हूं। मैंने साफ सुथरे हाथों से पदभार संभाला और इस तरह मैं 2026 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हो जाऊंगी। बुलुआर्टे से पहले के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो सियासत में आने से पहले टीचर थे। सत्ता में आने के बाद कैस्टिलो पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन पर महाभियोग चला और आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद देश में इमरजेंसी लगाई गई। उस वक्त संसद भंग कर दी गई थी। तब विपक्ष ने कहा था कि ये चुनी हुई सरकार के तख्ता पलट की साजिश है। कैस्टिलो से पहले 2020 में मार्टिन विजकेरा राष्ट्रपति थे। उन्हें भी भ्रष्टाचार के आरोप में कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। बुलुआर्टे पर आरोप है कि उनके पास करीब $50,000 का कार्टियर कंपनी का एक नेकलेस भी है। माना जा रहा है कि अब डायना को भी इस्तीफा देना पड़ेगा या उन पर महाअभियोग चलेगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। जापान की राजधानी टोक्यो में बड़ी संख्या में लोग चेरी ब्लॉसम देखने के लिए उमड़ रहे हैं। बरसात के पहले जापान के लोग चेरी ब्लॉसम के पेड़ों और समुद्री तट के आसपास काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जापान में चेरी ब्लॉसम को देखने की परंपरा सदियों पुरानी है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जापानी लोगों में संस्कृति को लेकर संजीदगी उनके द्वारा मनाए जाने वाले चेरी ब्लॉसम उत्सव में साफ साफ दिखाई दे रही है। यूं तो जापान में चेरी के पेड़ों के खिलने का जश्न मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। जापान के राष्ट्रीय फूल चेरी को खिलते हुए देखना वहां के लोगों के लिए उत्सव की तरह है। इन्हीं लम्हों का दीदार करने के लिए टोक्यो के निवासी और पर्यटक बारिश के पहले आधे खिले हुए चेरी के पेड़ों को देखने इंपीरियल पैलेस के पार्क में उमड़ पड़े। पार्क में सभी लोगों को चेरी के नाजुक गुलाबी फूलों को खिलते हुए देखने की तमन्ना उनके चेहरों पर दिखाई दी। जापान की राजधानी टोक्यो में चेरी ब्लॉसम का मौसम पिछले शुक्रवार से शुरू हुआ है। पिछले 10 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ जब मार्च में ही कम तापमान के कारण चेरी के फूलों के खिलने का सिलसिला शुरू हुआ है। चेरी ब्लॉसम या सकुरा आमतौर पर जब खिलना शुरू करते हैं तो 7 से 10 दिन के बाद पूरी तरह खिल जाते हैं। जापान में सकुरा देखने की परंपरा आमतौर पर उन लोगों को अधिक आकर्षित करती है जो पिकनिक मनाने, गाने बजाने और मस्ती के लिए चेरी के पेड़ों के नीचे पार्क में जाते हैं। लेकिन बारिश के पूर्वानुमान से कई लोगों को निराशा भी हुई। हिरोशिमा से आए अकीरा कामो और उनकी पत्नी किनियो चेरी के पेड़ों को पूरी तरह से खिलते हुए देखने की उम्मीद से आए हैं। अगर यह 3 या 4 दिन बाद होता तो बेहतर होता, लेकिन अब बारिश शुरू होने वाली है। हमारे पास मार्च में कई दिन थे, लेकिन हम देर हो गए। इस साल चेरी ब्लॉसम को पहले देखना काफी निराशाजनक है। चेरी के फूलों को देखने की होड़ जापानियों की अपनी संस्कृति के प्रति लगाव को बताती है। लेकिन इस बार जापान में जल्द ही बारिश के पूर्वानुमान ने लोगों को निराश कर दिया है। टोक्यो के 86 वर्षीय निवासी कनिची तमुरा ने बूझे मन से कहा कि इस साल वे चेरी ब्लॉसम को नहीं देख पाएंगे। बारिश फिर से शुरू होने वाली है, इसलिए मुझे लगता है कि सामान्य वर्षों के विपरीत इस साल अद्भुतपूर्ण खिले हुए चेरी ब्लॉसम को देखना मुश्किल होगा। जापानी हमेशा से ही प्रकृति में होने वाले मौसमी बदलावों के प्रति जागरूक रहे हैं और मौसम के बदलाव को भी बहुत अधिक महत्व देते हैं। चेरी को जापानी में सकुरा कहा जाता है। पूरे जापान में लोग सकुरा उगाए जाने वाले स्थलों की यात्रा करते हैं। लोग विभिन्न प्रकार के सकुरा फूलों के खिलने और उनकी खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।